हाँ भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बता दीजिएगा क्या मेरी आवाज आ रही है सभी दोस्तों को, और क्या आपको साफ दिखाई दे रहा है या बोर्ड का कलर सामने से चेंज किया जाए। हम्म। हाँ, ये अभी लिख के बताएंगे। हाँ जी, क्लियर है सभी? अच्छा, मैं नहीं दिख रहा हूँ। चलो, मैं नहीं दिख रहा हूँ वो तो कोई इशू नहीं है। मेरा ना दिखना, वो इम्पोर्टेंट, दिखना ना दिखना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ जी, बोर्ड दिखाई दे रहा है ना आपको? चलिए जी। ब्लैक करो। यार, अब ब्लैक बोर्ड बोर्ड ब्लैक हो जाएगा क्या? करो। चलो, ब्लैक कर देता हूँ, एक सेकंड। फिर ब्लैक को चेंज मत कराना यार। हम्म। हाँ, अगर ब्लैक को चेंज कराया ना तो फिर हो जाएगी पिटाई। हाँ भाई भाई, कैसे हैं जरा फटाफट एक बार बता दो जरा। अब दिखाई दे रहा है सही सभी को? अच्छा, गलती से वो उस पे वो दिखाई दे रहा होगा वोकैबलरी, जबकि वो ग्रामर का। वोकैबलरी वो इसलिए लगा था क्योंकि 2 दिन वोकैबलरी हो गई थी और मैंने पहली स्टोरी पूरी करा दी है आप लोगों को। अग्नि 2.0 के अंदर जितने स्टूडेंट हैं मैं उनको बता दूं कि अग्नि 2.0 जो बैच है, इसमें भी सिर्फ 2 ही क्लास आप लोगों की हुई हैं जिसमें हमने वोकैब किया है। और ये एक तरीके से डेमो क्लास ही अभी चल रही है, पूरे फुल फ्लो में बैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने अभी एक स्टोरी आपको कराई थी, दूसरी स्टोरी अभी नहीं कराई है। सिर्फ उसके रिवीजन के लिए नोट्स आपको डाल दिए एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि लाइव क्लास तो आपकी यूट्यूब पे होती है लेकिन एप्लीकेशन पे आपका नॉर्मल क्लास होती है, सॉरी एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड क्लास होती है। अभी जो है आज की क्लास में हम ग्रामर का, जो ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें जो मेन चीज है वो है आपका बेसिक्स। लास्ट टाइम जब अग्नि 1.0 स्टार्ट किया था तो डायरेक्ट मैंने चैप्टर से स्टार्ट किया था, लेकिन इस बार हम चैप्टर से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। इस बार हम लोग पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। कि कई बच्चों ने मुझे लास्ट में कहा था कि सर, चैप्टर से स्टार्ट किया था वो ठीक था, लेकिन कुछ डाउट्स हमारे रहते हैं। जैसे कि कई बार हमें पता पता नहीं चलता कि अगर हमें किसी वर्ब को कोई वर्ड दिया है तो इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, यानी कि रिकॉग्निशन नहीं हो पाती है। तो अगर रिकॉग्निशन नहीं हो पाती है तो फिर तो इसके बेसिक्स, जब देखिए आप बेसिक बैच पढ़ रहे हैं तो आपको एक एक चीज बारीकी से पढ़ना होगा। ठीक है, या तो फिर आप प्रैक्टिस बैच करिए सीधा, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको आता है। नहीं तो फिर आप बेसिक से पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है तो हम बेसिक से कवर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा क्या समझ, नाउन पढ़ाइए? नहीं बेटा, आपको पता है कि मेरे पढ़ाने का तरीका, जब मैं पढ़ाता हूं तो उसमें ये नहीं कि ये वाला पढ़ा दीजिए वो पढ़ा दीजिए। अब मैं अपने ही हिसाब से चलूंगा, जिसमें स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब ये नहीं कि सीधा चैप्टर आ गया है ना, कि चैप्टर नंबर 1 नाउन पढ़ाइए। ठीक है, मेरे हिसाब से जब हम क्लास लेते हैं, स्टार्ट करते हैं ग्रामर की, तो उसमें बेसिक्स का होना बहुत जरूरी है। तो अभी जो हम इंग्लिश ग्रामर की स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, इसमें हम चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं। अभी सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे। अब आप कहोगे सर चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं, तो बस मुझे अगले 20 से 30 मिनट दीजिए, और इस 20 से 30 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के बेसिक्स का मतलब क्या होता है, कि हम बेसिक्स क्या है। और देन यू विल थैंक मी लेटर कि हाँ सर, हम गलत कर रहे थे डायरेक्ट टॉपिक पे जाने के लिए। ठीक है, चलिए। अब जो जो बेसिक्स, क्योंकि मैं देखिए खुद लिख रहा हूं अपने हाथ से, तो आप भी लिखते हुए चलना जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको दूंगा। ठीक, तो क्या कह रहे हैं सभी बच्चे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर दिया जाए? कहां से स्टार्ट किया जाए बताइए? डायरेक्ट प्रैक्टिस से, हाई लेवल, या बिल्कुल बेसिक लेवल? क्यों भाई, क्या कहती है जनता? वहां से जहां से किसी बच्चे ने अपनी लाइफ में ना पढ़ा हो, कभी ना पढ़ा हो, है ना, और उसके बाद उसको धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाया जाए, बिल्कुल बेसिक से। गुड, ये हुई ना बात। तो देखिए, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ बेसिक हो सकता है। जीवन में जब हमने अंग्रेजी कभी पहली बार देखी थी तो हमें सबसे पहले यही दिख बताया गया कि ABCD से स्टार्ट होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हमसे कोई पूछ ले कि ये जो ABCD हम लिखते हैं, इसमें अगर मैं कहूं कि सी का कोई नाम, क्या नाम दोगे आप? तो कहोगे कि यार ये एक अपने आप में
इंग्लिश का क्या होता है, लेटर होता है। ठीक है, ये नहीं कहना कि सी है, क्या कहना है कि ये एक अपने आप में क्या है, लेटर है, सी नहीं है, लेटर है। ठीक है, ऐसी अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक्स क्या है, तो एक्स अपने आप में लेटर है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अंग्रेजी भाषा में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स की संख्या पूछी जाए तो वो कितने निकल के आएंगे, वो निकल के आएंगे 26 लेटर्स। बात समझ में आ गई सभी को? अच्छा, अब एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहता हूं, कोई बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, जो ये लेटर वर्ड है, जो लेटर है, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? जल्दी से फटाफट, दिस इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। क्योंकि आप बहुत क्वेश्चन करते हो आगे चल के, जब चैप्टर वाइज आपको पढ़ाते हैं ना, तो आप इतने क्वेश्चंस करते हो, इतने क्वेश्चंस करते हो, आप बोलते हो सर ये क्या है, सर ये नाउन है, सर ये अनकाउंटेबल कैसे है, सर ये काउंटेबल कैसे है। फिर मैं कहूंगा बेटा स्टार तो काउंटेबल होता है आपका, तो सर वो तो अनकाउंटेबल होता है। तो इन सब का आगे चल के, ताकि पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसीलिए बेसिक्स से आपको लेकर चला जाएगा। ठीक है, चलिए, आपने कहा काउंटेबल है। देखिए काउंटेबल क्यों है, याद रखिए हमेशा कभी भी, अगर कोई भी नाउन आपको दिया है और आप डायरेक्टली उसमें एस या ईएस लगा पा रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि यह काउंटेबल है। क्योंकि काउंटेबल नाउन का ही आप क्या बनाते हैं, काउंटेबल नाउन को ही आप क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, काउंटेबल नाउन को ही भाई आप प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल में कभी भी एस डायरेक्ट नहीं लगाते। जैसे इस छोटा सा एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लो मैंने आपसे कहा मेरे पास एक वर्ड नाउन है वाटर, फिर मैंने आपसे कहा मेरे पास एक और नाउन है मनी, फिर मैंने आपसे कहा बॉय, फिर मैंने आपसे कहा स्टार। तो मैंने पूछा बच्चों अब मुझे बताओ फटाफट कि इनमें से कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है। तो आपने कहा सर देखो, हम वाटर का वाटर्स नहीं कर सकते, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। मनी का मनीज नहीं कर सकते, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। बॉय का बॉयज कर सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन हो गया, प्लूरल बन जाता है, काउंटेबल। स्टार का स्टार्स भी कर सकते हैं, सर ये भी काउंटेबल नाउन हो गया, है ना। तो इसी तरीके से फिर मैंने आपसे कहा कि जो लेटर वर्ड है, अगर कोई हमसे पूछे लेटर काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, तो आप कहोगे कि लेटर जो है वो काउंटेबल नाउन है। मैं नाउन नहीं पढ़ा रहा हूं, पहले आपको बता दूं, कंफर्म कर दूं, अभी कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है। आज एक नई नई बातें, नई नई चीजें सिखाऊंगा आप लोगों को धीरे धीरे। ठीक है, चलिए, तो कितने लेटर्स हुए, 26 लेटर्स हुए। अब मुझे बताइए ये 26 लेटर्स को, अगर जैसे एक क्वेश्चन और है मेरा यहां पर, अगर एक विद्यार्थी है तो वो स्टूडेंट है। क्या है वो, स्टूडेंट। स्टूडेंट जो है वो काउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल होता है स्टूडेंट्स। अगर मुझे सभी स्टूडेंट्स को एक साथ बोलना हो तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्लास बोल सकता हूं, बोल सकता हूं ना, सभी स्टूडेंट्स को एक साथ मैं क्लास बोल सकता हूं। ऐसे ही सपोज करिए मैंने कहा कि मेरे पास एक पैसा है, तो मैं कहूंगा रुपी। अगर मुझे बहुत सारे लेने होंगे तो मैं क्या कह दूंगा, रुपी का प्लूरल रुपीज कह दूंगा। बात समझ में आ गई। लेकिन दूसरी बात यहां पर यह आती है कि अगर मुझे एज अ होल इसे यूनिट के रूप में लेना हो तो मैं इसे क्या कह दूंगा, मनी। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर रुपी और मनी में क्या फर्क होता है। तो दोस्त, रुपी जो वर्ड है वो काउंटेबल नाउन है। क्या है, काउंटेबल। और जो मनी वर्ड है वो अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे ही कई बार बच्चे पूछते हैं सर पोयम में और पोएट्री में क्या है फर्क। तो मैं कहता हूं बेटा पोयम और पोएट्री में यह फर्क है कि पोयम जो होती है वो काउंटेबल नाउन होती है, क्योंकि पोयम का प्लूरल क्या होता है, पोयम्स। लेकिन पोएट्री का पोएट्रीज तो नहीं होता है। बहुत सारी पोयम्स को हम क्या कह देते हैं, पोएट्री कह देते हैं। तो पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन है। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन यहां से यह तैयार होता है कि जो हमारे 26 के 26 लेटर्स हैं, अगर हमें इन्हें एक साथ लेना हो तो क्या नाम देंगे इनको। कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बताइए, इनको एक साथ क्या नाम। वेरी नाइस निकिता, सही है। इन सभी को हम नाम देंगे क्या, दैट इज अल्फाबेट।
अल्फाबेट। आगे बात समझ में? 26 के 26 लेटर्स को हम क्या देंगे? अल्फाबेट देंगे। और अल्फाबेट जो है वो कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। अब छोटी छोटी बातें ना इतनी बड़ी हो जाती हैं एग्जाम के लिहाज से। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि एक सेंटेंस है, शी गेव मी, शी गेव मी सम एडवाइसेस यस्टरडे। अगर सेंटेंस सही है तो ठीक है, और अगर गलत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसमें क्या गलती है। नेक्स्ट, वी आर गोइंग, वी आर गोइंग टू बाय न्यू फर्नीचर्स टुमारो। नेक्स्ट, they used some equipments yesterday. Next, Ragini learnt English alphabets at the age of 6 साल की उम्र में। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने इस वर्ड पे इतना फोकस क्यों किया। मैंने लेटर का प्लूरल क्या बोला? लेटर्स हो गया। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितने लेटर्स हुए? 26। और इन सभी को एक साथ क्या बोला जाता है? अल्फाबेट बोला जाता है, जो कि अपने आप में अनकाउंटेबल है। अब हमारा क्वेश्चन जब बनता है तो अब मुझसे ना कोई बच्चा कल को ये नहीं पूछेगा कि सर यहां पर अल्फाबेट्स क्यों हुआ। ठीक है, तो क्यों हुआ? क्योंकि एडवाइस कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, और वी कांट यूज अनकाउंटेबल नाउन, तो हम क्या कर देंगे यहां पर? एडवाइस। तो अनकाउंटेबल नाउन पे ऐसे यस नहीं लगा सकते। वी आर गोइंग टू बाय न्यू फर्नीचर्स, क्या होगा? न्यू फर्नीचर। फिर मैंने कहा दे यूज सम ऐसे ही इक्विपमेंट क्या है अपने आप में? अनकाउंटेबल नाउन। तो इक्विपमेंट्स की जगह क्या हो जाएगा? इक्विपमेंट। मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम इक्विपमेंट कहते हैं, ठीक है। और सारे अल्फाबेट्स को, सारे लेटर्स को अल्फाबेट, तो यहां से क्या हट जाएगा? एस हट जाएगा। आगे समझ में क्यों इतना फोकस करा मैंने? अब तुम डाउट नहीं पूछोगे कि यहां पर ऐसा एस क्यों लगा, क्यों हटाया गया, क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया कि जो वो वर्ड था वो अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन था। तो यहां तक मुझे बताओ फटाफट कि मैंने सबसे पहले बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज ABCD से लेकर जेड तक गई, और हर यूनिट को अपने आप में लेटर कहेंगे। लेटर, ये भी लेटर, ये भी लेटर। तो इस तरीके से टोटल कितने हुए? 26 लेटर्स। और 26 लेटर्स को एक साथ लेना हो तो उसे क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। आई समझ में? अब इन 26 लेटर्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला हुआ हमारा क्या? वोवेल। और दूसरा हुआ हमारा कॉन्सोनेंट्स। तो वॉवल्स कितने टाइप के हो गए? सॉरी, वॉवल्स कितनी कैटेगरी, मतलब कितने नंबर हुआ इनका? 5। और कॉन्सोनेंट्स अगर 26 में से 5 घटाओगे तो मैथ्स के हिसाब से कितना बैठता है? 21। ठीक है, तो हमारे वॉवल्स कितने हुए? 5, और कॉन्सोनेंट्स कितने हुए? 21। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को 1% भी किसी भी चीज का डाउट होगा। तो अब जल्दी से मुझे फटाफट, जैसे तुम टीचर हो ऐसे डेफिनेशन बता दो अल्फाबेट की। अगर तुमसे कोई ये पूछ ले, सपोज करो कल तुम अपने बच्चे को, अपने चिंटू को पढ़ाओगे, तो क्या बताओगे उसको? वो पूछेगा पापा अल्फाबेट की डेफिनेशन क्या होती है?
तुम कह दोगे ए बी सी डी, वो कहेगा पापा ए बी सी डी तो लेटर होते हैं। तुम कहोगे यार ए बी सी डी लेटर होते हैं, अबे भाई ए बी सी डी अल्फाबेट ही तो होते हैं। वो कहेगा पापा, मतलब मैं नहीं बोल सकता है ना, गाली देगा बढ़िया वाली, और कहेगा कि मेरा मत बनाओ, है ना, मेरा ये मत बनाओ। तो इसीलिए फिर नहीं तो वो तुम्हें ब्लेम गेम करेगा तुम्हारे ऊपर, और तुम्हें बोलेगा मतलब तुमने क्लास में क्या करते थे, ठीक है, और गलती से तुम्हें याद आ जाएगी कि यार संजीव सर कहते थे मैं तो आशिकी करता हूं, है ना। तो इसीलिए फटाफट जल्दी से डेफिनेशन बता दो, ठीक है, क्योंकि पढ़ाना चिंटू को पड़ेगा बेटे, तुम्हें आगे चल के इंग्लिश पढ़ानी पड़ेगी, तब तक पढ़ाने के लिए देखो हमारा रहे ना रहे वो एक अलग बात है, ठीक है। मीनाक्षी कुमारी कह रही है सर अरे मीनाक्षी बहना, क्या कर रही हो आप सिस्टर, ऐसे ना करो। चलिए डेफिनेशन पूछी है मैंने, ये ना बताओ, देखिए लिखो जल्दी मतलब लिख, अगर तुम नोट कर रहे हो तो लिखते चलिए, क्योंकि पूरा बेसिक्स मैं ऐसे ही पढ़ाने वाला हूं। बेसिक्स चैप्टर वाइज जब चलेंगे, जब तुम्हें पूरा स्ट्रॉन्ग पिलर्स तुम्हारे बना दिए जाएंगे, तुम्हें एक एक बात बताई जाएगी कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में क्या डिफरेंस होता है, हेल्पिंग वर्ब कहां यूज होती है, और अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर क्या कैटेगरी बनेगी, वो एक एक बात जो है वो सारे दर्द इस बार पहले खत्म करके चलेंगे, ठीक है। तो अल्फाबेट जो है दोस्त, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ऑल द लेटर्स टेकन टुगेदर, जब सारे लेटर्स को एक साथ ले दिया जाए, आर कॉल्ड अल्फाबेट। तो ये है अल्फाबेट की डेफिनेशन, ठीक है। एबीसीडी नहीं बोलना, क्योंकि एबीसीडी नहीं होता है, सारे लेटर्स जब एक साथ आएंगे तब उनको अल्फाबेट कहलाया जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर चिंटू नाराज हो जाएगा, गालियां देगा तुम्हें, क्या पढ़ा पापा, है ना। चलो जी, तो अल्फाबेट समझ में आ गया, लेटर्स भी, लेटर का प्लूरल लेटर्स ये भी समझ में आ गया, कॉन्सोनेंट्स वोवेल्स भी समझ में आ गए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इससे बड़ी यूनिट क्या होती है। देखिए सबसे छोटी यूनिट हमारी अंग्रेजी भाषा में यही तो थी, एबीसीडी। फिर उसके ऊपर जब चले तो फिर हमें कुछ दिखाई दिया, कुछ नई चीज समझ में आई, और उसका नाम था वर्ड। क्या था मेरे भाई उसका नाम, वर्ड। और ये वर्ड बना किससे, जैसे स्टूडेंट से मिलके क्लास बनी, पोयम से मिलके पोएट्री बनी, ऐसे ही छोटी छोटी यूनिट्स जिनका नाम था लेटर, उनसे मिलके क्या तैयार हुआ, वर्ड। सपोज करो मैंने आपके पास 4 लेटर लिखे, CARD, तो 1 2 3 4, चार क्या होगा इसके अंदर, लेटर। जब ये 4 लेटर एक साथ मिले तभी तो जाके ये अपने आप में क्या बना, वर्ड। अगर तुमसे कोई पूछेगा सी क्या है तो तुम कहोगे लेटर, ए क्या है लेटर, आर क्या है लेटर, डी क्या है लेटर, लेकिन ये पूरा अपने आप में क्या है, ये पूरा है दोस्त वर्ड। आगे समझ में। अगर मैं आपसे कहूं WILD क्या है, तो क्या कहोगे इसको, तो तुम कहोगे सर ये अपने आप में क्या है, एक वर्ड है। आगे बात समझ में, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 लेटर्स हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा आपसे LOAN, नहीं, LOXEAIOM, मैंने कहा बेटा ये क्या है, तुमने कहा सर ये तो कुछ लॉग्जेओयम है ना, कुछ बहुत ही खतरनाक सा हो रहा है। तुमने कहा होगा कोई वर्ड, नहीं ऐसा नहीं है, इसके अंदर अल्फा लेटर्स तो हैं, लेकिन समस्या यह है कि ये जो लेटर्स हैं इनका अरेंजमेंट नहीं हुआ है। कैसे, मीनिंगफुल वे में। ऑल दीज लेटर्स आर नॉट अरेंज्ड इन अ मीनिंगफुल वे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर तुमसे कहे कोई ये वर्ड है अपने आप में तो मना कर देना, बोला लेटर्स का अरेंजमेंट वर्ड नहीं होता, लेटर्स का अरेंजमेंट मीनिंगफुल तरीके से होगा तभी हम उसको क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। तो अब चिंटू ने फिर से पूछ लिया, पापा जल्दी से बता दो वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है। तो हां जी, जितने पापा हैं कमेंट बॉक्स में, मतलब अपकमिंग है ना, तो फटाफट जल्दी से बता दो, जल्दी डेफिनेशन बताओ अंग्रेजी में लिख के फटाफट। वर्ड की ये मत कहना सर ये वर्ड है, अबे ये तो गधे को भी पता है। डेफिनेशन क्या होगी, वर्ड की डेफिनेशन क्या बनेगी।
हाँ जी। नहीं, लेटर्स का ग्रुप वर्ड नहीं कहलाता, गलत बात है बेटा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये लेटर्स का ग्रुप तो ये भी तो है, फिर ये वर्ड कहां है? देखिए, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, लेटर्स का अरेंजमेंट इन अ मीनिंगफुल वे, एक मीनिंगफुल तरीके से जब अरेंजमेंट किया जाए, इज कॉल्ड अ वर्ड। वही तो क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि अरेंजमेंट तो होना है लेटर्स का, लेकिन कौन से तरीके से होना है? मीनिंगलेस नहीं, मीनिंगफुल वे। अगर वो मीनिंगलेस हो गया तो वर्ड थोड़ी ना होगा, मीनिंगलेस वर्ड नहीं होगा, क्या होगा? मीनिंगफुल होगा। आई बात समझ में? अब डाउट नहीं करना कभी भी कि वर्ड होता क्या है। क्लियर है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, हाँ, कंप्लीट, मतलब आप समझ लो जो मैंने लिखा है वो अपने में तरीके से कैसे ही बना सकते हो। मीनिंगफुल अरेंजमेंट होना चाहिए, मीनिंगलेस अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। तो चलिए, आपको वर्ड बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन यार, एक बार क्या हुआ, एक बच्चे ने पूछा कि सर ये तो ठीक है, वर्ड तो चलो समझ में आ गया, लेकिन एक थोड़ा सा डाउट है। डाउट क्या है? ध्यान से सुनना। डाउट उसका ये था कि मैंने उससे कहा माई बुक कॉस्ट मी 100 रुपीज, और एग्जामिनर ने पूछ लिया आपसे कि इसके बारे में बताओ ये क्या है। देखिए, अगर आपको किसी चीज की पहचान ही नहीं है ना, तो फिर इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं आप, बस वो रूल रट रहे हैं। ये पूछा आपसे, ऑप्शन में आपको दे दिया वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, चार ऑप्शन आपके पास, बताइए। चलिए भाई, बहुत अच्छा, शाबाश। इसी चीज की तो दीवानगी है, यही तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे आंसर देते हो, ये रट्टे रटाए वाले, रट्टू तोता वाले, है ना। और इसीलिए तुम्हारे सिलेक्शंस तुमसे बहुत दूर चले जाते हैं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि सिर्फ सीधा सीधा रूल रटने से इंग्लिश आ जाएगी। वो नहीं आती दोस्त। जो क्वेश्चन अच्छे आते हैं वो नहीं हो पाते हैं। अब ध्यान से सुनना जरा। अब जिसने भी ये आंसर दिए वो अपने कान पे थप्पड़ लगाए फटाफट जल्दी से, और देखो ईमानदारी से लगाना भाई, है ना, फटाफट। जिसने वर्ड कहा है वो भी कान के नीचे लगाए, जिसने लेटर कहा है वो तो दो थप्पड़ लगाए, दो क्या, चार पांच लगा दे जितने हो सके। क्लॉज कहा है जिसने वो भी लगा दे अपने आप को, है ना, लगा देना भाई ईमानदारी से, ठीक है, नहीं तो कसम है तुम्हें अपने बाबू सोना की। तो इसका आंसर होगा फ्रेज। अब ये बड़ा दर्द है, आगे चल के तुम यही तो पूछते हो बाद में, सर पता ही नहीं चलता, सर हमें तो यही नहीं समझ में आता कि सर इसको क्या बोले, इसको क्या बोले, इसको क्या बोले, सर आपने तो यहां पर ये लिख दिया, हम कैसे समझ में आएगा फ्रेज क्या होता है। और फिर हम जब प्रैक्टिस कराते हैं उस समय आपको बताते हैं कि बेटा ये कंजक्शन नहीं आएगा क्योंकि यहां पर फ्रेज है, कंजक्शन तो अपने पीछे ये लेता है क्लॉज। तो आपको फर्क ही नहीं पता चलता, आपको डिफरेंस ही नहीं समझ में आता कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसी चीज को समझाने के लिए मैंने आपसे कहा है कि यहां पर आपको पता चलना चाहिए कि चीज। अब ध्यान से सुनना, अब मैं आपको चारों बातें, लेटर तो यार, अगर मैं सिर्फ आपसे ये पूछता कि के, इसमें के जो है ये क्या है, तो तुम इसको कह सकते थे लेटर। या मैं सिर्फ ओ को पूछता तो तुम इसे लेटर कहते, सिर्फ मैं बी को पूछता तो तुम लेटर कहते, सिर्फ वाई को पूछता, सिर्फ एम को पूछता, तब तो तुम लेटर कहते इसको। तो लेटर तो ये तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है गधो, लेटर वाला तो बस क्या ही बताऊं। आगे समझ में कोई डाउट नहीं यहां तक किसी को?
ठीक है, लेटर मैं पढ़ा चुका हूं, वर्ड भी मैं पढ़ा चुका। अब तुमने पता क्यों फंसे? देखो इसमें माय बुक को मैंने हाईलाइट किया है। अगर मैं सिर्फ तुमसे हाईलाइट करता बुक को, तो बुक अपने आप में एक क्या है? वर्ड है। माय बुक वर्ड नहीं है दोस्त। माय बुक वर्ड कहां से है? इसमें माय भी तो वर्ड है अपने आप में, ये भी तो अलग वर्ड है। तो अब समझो बात को। ठीक है, वर्ड को भी हटा दो, वर्ड भी तुमने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं फ्रेज की तरफ चलते हैं। चलिए जी, तो मेरे भाई फ्रेज होता क्या है? वॉट इज फ्रेज? क्या है दोस्त फ्रेज? देखिए, अ ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, इज कॉल्ड, कहलाता है फ्रेज। अब मेरी बात सुनना, किसी वर्ड को फ्रेज नहीं कहते, वर्ड के ग्रुप को, मतलब एक से ज्यादा वर्ड होने चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रेज। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाता है आपका फ्रेज। जैसे ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या कहलाता था? वर्ड। वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाता है? फ्रेज। ठीक है, तो शब्दों का एक समूह होना चाहिए। किसका? एक से ज्यादा शब्द होने चाहिए, उसे हम कहते हैं फ्रेज। आगे बात समझ में? लेकिन अब कंफ्यूजन कहां होगा, ध्यान से सुनिए। इसी के नीचे लिख देता हूं क्लॉज। अब ये भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी शब्दों का समूह होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब, शब्दों का एक समूह जिसके अंदर दो चीजें होना बहुत जरूरी हैं। कौन? एक तो सब्जेक्ट, दो अनमोल रतन, और एक वर्ब। अगर सब्जेक्ट और वर्ब हैं, अगर सब्जेक्ट और वर्ब हैं, तो मेरे भाई समझ जाओ कि वो क्लॉज में आ जाएगा। तो ये भी शब्दों का समूह होता है, लेकिन इसमें कंपलसरी कौन है? सब्जेक्ट और वर्ब। और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना नहीं चाहिए। अगर सब्जेक्ट और वर्ब आ गया तो वो क्लॉज में आ जाएगा, और सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो ये किस में आ जाएगा? फ्रेज में। सब्जेक्ट और वर्ब अगर नहीं है। अब इसके लिए तो आपको समझ में आ गया, लेकिन आपका अगला सीधा माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर इसका एग्जाम्पल दे दीजिए तो फिर। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं और मुझे फटाक से बताना कि आंसर क्या होगा। ठीक है, एग्जाम्पल। चलिए जी, फटाक से बताइए ये क्या है? लो भाई, अब मुझे फटाफट तीनों के आंसर दे दो।
पहला, दूसरा और तीसरा, क्या क्या इनको बोला जाएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हाँ जी, चलो भाई देखो, फर्स्ट वाला, रवि आस्क्ड मी टू गो टू स्कूल। रवि ने मुझसे कहा कि मैं स्कूल जाऊं। अब देखो, अब इसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। आगे ना, सब्जेक्ट और वर्ब आगे दोनों में। जैसे ही सब्जेक्ट वर्ब आया, इसका मतलब अब ये फ्रेज नहीं है, ये अपने आप में क्या हो गया? क्लॉज हो गया। आगे आ जाओ। द मंकी वॉज सिटिंग ऑन द हिल। मैंने जितना अंडरलाइन किया उतना पूछा आपसे। तो ऑन द हिल अपने आप में क्या है? शब्दों का एक समूह, एक दो तीन, तो ये क्या हो गया? फ्रेज। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता द मंकी वॉज सिटिंग ऑन द हिल, ये पूरा अपने आप में क्या है? तो आप कहते सर ये क्या है? ये है अपने आप में एक क्लॉज। ठीक है, क्योंकि यहां सब्जेक्ट भी मिलता, वर्ब भी मिलती आपको, लेकिन उसने ऑन द हिल पूछा तो ये हो गया फ्रेज। इस क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा? इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत करने के बावजूद। अब इसमें वर्किंग तो अपने आप में क्या हो गई? वर्ब हो गई। हालांकि ये जिरंड का काम करेगा प्रपोजिशन के बाद, ठीक है, और हार्ड इसको डिफाइन कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन बना तो वर्ब से ही है ना, इसीलिए ये एडवर्ब हो गया। तो अब यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो नहीं है। जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है तो इसका मतलब तुम इसे क्या कहोगे? क्लॉज नहीं कह सकते बेटे। क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है कहीं भी, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? फ्रेज हो गया। अब चेक करो फटाफट जल्दी से, तीनों के तीनों किसके सही हैं? क्लियर हो गए ना तीनों? चलिए जी, अब इधर आ जाइए। तो फ्रेज आपको समझ में आ गया, क्लॉज भी समझ में आ गया, और आपको वर्ड भी समझ में आ गया कि वर्ड क्या होता है। आपको अल्फाबेट भी समझ में आ गया होगा, और आपको यहां पर इससे पहले मैंने लेटर भी बता दिया। अब लेटर तो चलिए आपको क्लियर हो गया, लेकिन अब बड़ी समस्या हमें बहुत सारे बच्चों को देखने में आती है कि उनको यह नहीं समझ में आता कि वर्ड को, जैसे एक सेंटेंस लिखा, सपोज करो मैंने आपसे कहा आई एम इन देहरादून। तो मैंने कहा कि बच्चों चलो मुझे फटाफट जल्दी से बताओ कि तुम आई को क्या कहोगे। आई एक वर्ड है, लेकिन इसको क्या बोलोगे? एम एक वर्ड है, इसको क्या बोलोगे? इसका प्रॉपर नाम क्या होगा? इसका प्रॉपर नाम क्या होगा? इसका प्रॉपर नाम क्या होगा? ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि सर अलग अलग वर्ड को कैसे कैटेगराइज करें। तो जैसे मान लीजिए आई अपने आप में क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। एम अपने अपने आप में क्या हो गई? वर्ब हो गई। लेकिन कौन सी वर्ब है? कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बताओ, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। इन अपने आप में क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया। देहरादून नाम हो गया, तो क्या हो गया? नाउन हो गया, है ना? तो ये रिकॉग्निशन नहीं हो पाता है कि कब किसको नाउन कहेंगे, कब किसको प्रोनाउन कहेंगे, कब किसे वर्ब कहेंगे। वर्ब कहेंगे तो कौन सी वर्ब कहेंगे? तो इसका मतलब अगली जो कैटेगरी है हमने पढ़ना है, अगला टॉपिक का नाम है काइंड्स ऑफ
वर्ड्स, जिसको आप क्या भी दूसरे नाम से जानते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से। तो कुछ लोग उसे वो भी कह देते हैं और कुछ लोग इसे काइंड्स ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं। चलो जी, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि जो एम है वो कौन सी वर्ब है वहां पर। चलिए जी, तो आई एम इन देहरादून, मैं देहरादून में हूं, इसका मतलब हुआ कि एम आपसे पूछा कि यह हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। अब बहुत सारे बच्चे जब इसको हेल्पिंग वर्ब कहने का मन करता है तो उनको एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर तुम इसे हेल्पिंग वर्ब कहोगे ना दोस्त, तो हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे तुरंत आपसे क्या मांग लेगी, मेन वर्ब डिमांड कर लेगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो मेन वर्ब के बिना रह ही नहीं सकता। और यहां पर तो एम के बाद प्रपोजिशन आ गया तो इसका मतलब ये तो अकेला हो गया। और जब भी कोई वर्ब अकेली आपको दिखाई दे, चाहे वो इज हो, एम हो, आर हो, वॉज हो, वर हो, अकेला अगर वो तुम्हें दिखाई दे रहा है तो समझ जाना दोस्त वो वहां पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा। आज के बाद इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लो कि वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, वो मेन वर्ब होगा। तो इसीलिए इसको डीप में लेना पड़ेगा ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो। तो अब हम टॉपिक ले रहे हैं काइंड्स ऑफ वर्ड या पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगली स्लाइड पे ले लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे यहां पे, यहां से काइंड्स ऑफ वर्ड्स। चलिए फटाफट एक बार जल्दी से मुझे सारा रिपीट करा दीजिए कि काइंड्स ऑफ वर्ड्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले आप क्या लेते हो, दैट इज नाउन, फिर उसके बाद प्रोनाउन, फिर उसके बाद एडजेक्टिव, फिर उसके बाद एडवर्ब, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद प्रपोजिशन, फिर उसके बाद प्रपोजिशन के बाद आपका कंजक्शन, फिर उसके बाद इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। स्कूल के पहले टू नहीं आया, आया होगा, छोड़ छोड़ तो नहीं दिया। शी आस्क्ड मी टू गो टू स्कूल, दिया तो है, ये तो रहा। स्कूल के पहले टू नहीं आएगा। सचिन क्यों नहीं आएगा टू, जरा मुझे रीजन बताना। हाँ भाई क्यों नहीं आएगा जरा, बाबूजी क्यों टू टू वो नहीं आएगा, जरा उसका रीजन दो फटाफट। चलिए जी, हो गया। अब सबसे पहले फर्स्ट फर्स्ट कैटेगरी जो हम इसके अंदर लेंगे, पहला टॉपिक ही लेंगे नाउन। लेकिन मैं फिर से बता दूं, हम नाउन चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम नाउन को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। तो एक तरीके से आप इसको क्या कह सकते हो, रिकॉग्निशन ऑफ नाउन। नाउन को कैसे पहचाना जाए, क्या है नाउन। कैसे पहचानेंगे नाउन को, अगर कहीं भी हमें कोई वर्ड मिला और उसे नाउन कहना हुआ तो कैसे कहेंगे। चलिए जी, आपके नजरिए से बताइए फटाफट। पहले तो आपकी डेफिनेशन लिख देता हूं। नेम ऑफ एनीथिंग, दुनिया में किसी भी चीज को अगर आप नाम दे दोगे वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। ये हुआ आपका पॉइंट नंबर 1।
लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सी बार आपको पता ही नहीं चलेगा ये नाउन है या नहीं है, ये नाम है या नहीं है। तो पहला पॉइंट हो गया, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड। दुनिया में किसी भी चीज को नाम दे दो, नाम कुछ भी दे दो। जैसे मान लो तुम में से एक को मैंने गधा कह दिया, एक को घोड़ा कह दिया, है ना, एक को कुछ मतलब, है ना, अब ज्यादा क्या उल्टा सीधा दूं, लेकिन इतना ही काफी है। सर स्कूल एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है सर, मैं कंफ्यूज हूं सचिन। मेरे बच्चे स्कूल एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है, स्कूल नाउन है। देख तेरा ये डाउट दूर कर देता हूं, हो सकता है कुछ और लोगों का भी होगा। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, तो यहां पर ये सही है। फिर मैंने कहा टू, अब टू क्या हो गई, प्रपोजिशन, तो डेस्टिनेशन चाहिए होगा, तो स्कूल हो गया नाउन। तो स्कूल नाम है ना बेटा, एडवर्ब ऑफ प्लेस थोड़ी ना होगा। लेकिन जो जो तेरे मन में डाउट है, या तेरे जैसे और छोटे बच्चों के मन में डाउट है, तो आई एम गोइंग टू देयर, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि देयर किसी जगह का नाम नहीं है ना बच्चे, ये है आपकी एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो आई एम गोइंग टू देयर कहना गलत होगा, क्योंकि प्रपोजिशन एडवर्ब ऑफ प्लेस से पहले नहीं आती है, तो ये आपने हटा दिया यहां पर, ठीक है। इससे पहले लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रपोजिशन अपने पीछे नाउन लेता है। अब स्कूल की जगह तो यहां पर देहरादून लिख दे, लंदन लिख दे, है ना, लंदन पेरिस कुछ भी लिख दे, जो भी तेरे मन में आ रहा हो, तो टू आएगा वहां पर। लेकिन जैसे ही तूने देयर लिखा, अब देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो इससे पहले टू हट जाएगा, ठीक है। अगर डाउट क्लियर हुआ हो तो दिल फेंक के मार फटाक से जल्दी से, फिर मेरा भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि हाँ तेरे को यही डाउट था। हाँ जी, क्लियर हो गया ना डाउट, चलो बहुत बढ़िया। देखिए डाउट नहीं रहना चाहिए, भले ही हम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, लेकिन आपके मन की बात पता होनी चाहिए ना मुझे भी। हाँ जी, तो नाउन क्या है बेटा, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का दुनिया में नाम दे दो वो नाउन होता है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगला पॉइंट कैसे पहचानोगे एग्जाम में, जल्दी जल्दी देखिए। कभी भी आपको सेंटेंस में कहीं आर्टिकल दिखाई दे, ठीक है, आपने कहीं भी देखा कि आर्टिकल दिया हुआ है, तो उसके पीछे, जब भी कभी नाउन दिया होगा, सॉरी आर्टिकल दिया होगा, उसके पीछे कहीं ना कहीं पर नाउन जरूर होगा, कहीं ना कहीं पे नाउन जरूर होगा। मतलब अगर आर्टिकल है ना, तो उस क्योंकि आर्टिकल आता ही किसके लिए है, नाउन के लिए आता है। आप हो गए सर ऐसा कैसे, तो देखो आपको एक नई इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं। मान लो मैंने एग्जांपल दिया, राजू गोज फॉर अ वॉक एवरी डे। अब मुझे बताओ, आपसे पूछा कि वॉक क्या है यहां पर, बताओ जरा। वी हैड अ टॉक विद हर, बताओ। आई कैन नॉट टॉक टू हर। चलो इन तीनों सेंटेंस में मुझे फटाफट बताओ। हाँ जी, लो जी। अब देखिए रटने वाला स्टूडेंट के माइंड में पता क्या आएगा, वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि यार वॉक का मतलब तो चलना होता है, चलना, तो यहां पर वो लगा के चला जाएगा इसको वर्ब। लेकिन मेरे दोस्त वर्ब यहां पर गोज है, ठीक है। आर्टिकल जो है, आर्टिकल के बाद अगर वर्ब दी हुई है ना, तो वर्ब को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, नाउन में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको कहोगे सर अच्छा ऐसा भी, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। वी हैड अ टॉक, अब देखिए आर्टिकल के बाद ये वर्ब भले ही आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन दोस्त ये वर्ब नहीं कहलाएगा, यही तो खेल है, ये नाउन कहलाएगा। आया समझ में,
नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्ले, वो पढ़ के फायदा नहीं है, तुम वहां जाते हो सीधा रूल्स पे और रट्टे मारते हो और फिर समझ नहीं आता ये चल क्या रहा है वहां पर। इसीलिए मैं कहता हूं बेसिक्स स्ट्रांग होना जरूरी जरूरी है। जिस मकान की नींव ही कमजोर हो जाएगी वो मकान कभी भी ढह सकता है। आई कैन नॉट टॉक, अब सुनो ध्यान से, कैन अपने आप में यहां पर क्या हो गया, कैन अपने आप में हो गया यहां पर मॉडल, और दुनिया का हर मॉडल अपने आप में क्या कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। अब हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या लेता है, मेन वर्ब, तो टॉक इस बार जो है वो वर्ब का काम करेगा। खेल कच्चा हुआ या पक्का, फटाफट जल्दी से बताओ, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, यहां तक कोई डाउट तो नहीं हुआ। हाँ जी, खेल पक्का हुआ ना, क्लियर हो गई ना बात। तो पहला पॉइंट आ गया नेम ऑफ एनीथिंग, दूसरा आ गया आर्टिकल कहीं भी दिखाई देगा तो उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा, नाउन दिखाई देगा। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर 3 जो मैं आप बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से सुनना। जब भी कभी आपको एक सेंटेंस दिया हो और उस सेंटेंस में प्रपोजिशन आपको दिखाई दे, क्या दिखाई दे, प्रपोजिशन, समझ लेना ऐसा हो नहीं सकता कि उसके बाद नाउन ना हो, वहां उसके बाद आपको नाउन जरूर दिया होगा। अगर नाउन नहीं होगा तो फिर उसकी जगह पर क्या दिया होगा, प्रोनाउन दिया होगा। और प्रोनाउन तो आपको आई मी आई वी यू दे पता ही है। तो प्रपोजिशन जहां हो उसके पीछे आपको नाउन या प्रोनाउन जरूर दिया होगा। कारण क्या है, क्योंकि प्रपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है दोस्त, ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट का रोल दो ही लोग निभाते हैं, ये दो भाई हैं, कर्मवीर और धर्मवीर, यानी कि नाउन और प्रोनाउन। कैसे, सपोज करो अभी जिस बच्चे ने पूछा था मुझसे क्वेश्चन उसी को प्रूव कर लेते हैं। मान लो मैंने आपसे कहा आई एम गोइंग, इतना सेंटेंस है तो इतना तो सही है बिल्कुल, आई एम गोइंग, लेकिन मैंने गलती से यहां पे क्या लगा दिया, टू लगा दिया। अब ये टू बेचैन है, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे कुछ दे दो, क्यों, क्योंकि मैं प्रिपोजिशन हूं और मैं अपने पीछे लूंगा कुछ ना कुछ, यहां पर प्रिपोजिशन हूं, मुझे ऑब्जेक्ट दे दो। अब तुम्हें उसके पीछे ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट का रोल केवल दो ही शब्द निभाते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। आगे समझ में, तो इसका मतलब अब तुम यहां पर तुम्हें या तो नाउन रखना पड़ेगा या प्रोनाउन रखना पड़ेगा। अब तुमने कहा कि मैं तो पटना जा रहा हूं, तो मेरे भाई पटना जो है वो ऑब्वियस सी बात है क्या ही होगा, नाउन ही तो होगा। मान लो सपोज करो आपने एक सेंटेंस लिखा, चलिए इस सेंटेंस में मुझे फटाफट नाउन बता दीजिए कि नाउन कहां पर है। चलिए लेट मी चेक, इस सेंटेंस में नाउन कहां पर है। लीजिए भाई, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब जिस बच्चे का स्ट्रांग है ना यहां पे बेस, वो क्या करेगा, वो एक तो ये समझ जाएगा कि यार यहां पर इस वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आता है या प्रोनाउन होता है, और पानी जो है ये तो मटेरियल है, तो इसका मतलब ये नाउन है। पहला तो वो इसको पकड़ लेगा। लेकिन दूसरा, उसको ये भी पता है कि यार फॉर जो है प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद सर ने बताया था या तो नाउन या प्रोनाउन। अब लाइफ तो नाम है तो ये प्रोनाउन तो होगा नहीं, इसका मतलब ये क्या होगा, नाउन हो जाएगा। आगे ना समझ में, तो जब किसी बच्चे के कॉन्सेप्ट बड़े स्ट्रांग होते हैं भाई, वो मार ही नहीं खा सकता। अब सपोज करिए मैं आपसे कहूं कि मुझे बच्चों ये जल्दी से बताओ, एक सेंटेंस है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो मैंने कहा इस सेंटेंस में मुझे बताओ नाउन कहां पर है।
दोनों में बताइए, मतलब इस सेंटेंस में बताइए कहां पे नाउन है। वेरी नाइस। अब देखो, हुआ ना क्लियर, अब डाउट नहीं होगा आपको। यहां पर बहुत सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी आपको। जैसे इसमें मैंने कहा यहां पर ये वी, ये जो है इज जो हो गया, ये वर्ब हो गया। अब वर्ब का अपना कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। इसका सब्जेक्ट कौन है? स्मोकिंग। स्मोकिंग सब्जेक्ट के रूप में है तो नाउन या प्रोनाउन, और ये तो नाम है किसी एक्टिविटी का। तो जब ये नाम है तो इसका मतलब दोस्त ये नाउन हो गया। इज इंजूरियस टू, टू यहां पर क्या हो गया? ये प्रपोजिशन हो गया। अब प्रपोजिशन को भी पता है कि वो अपने पीछे क्या ही लेगा, वो ऑब्जेक्ट लेगा, और ऑब्जेक्ट में ये नाम हो गया, तो ये हो गया आपका हेल्थ नाउन। देखो ऐसे निकाले जाते हैं सेंटेंस में। वो राउंड इज द नेम ऑफ राम, रोहन, मोहन, गधा, घोड़ा, बकरा, वो सब नहीं पूछेगा आपसे, वो चीजें नहीं आती हैं एग्जाम में। ठीक है। ठीक। तो तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ सभी को यहां तक, कि प्रपोजिशन के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन होगा, मतलब प्रपोजिशन दिया होगा, तो उसके बाद भी हम पहचान सकते हैं नाउन या प्रोनाउन को। अब एक चीज जो शायद इस सेंटेंस में हमने देखी, तो इस पॉइंट को भी क्लियर करिएगा कि जब भी कभी V1 प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कहीं भी आईएनजी लगा हुआ दिखाई दे, या तो वो काम कर रहा होगा सब्जेक्ट का, या वो काम कर रहा होगा ऑब्जेक्ट का। तो दोस्त याद रख लेना, उस V1 प्लस आईएनजी को भी हम क्या कहेंगे? उसको भी हम नाउन ही कहेंगे। जब भी V1 प्लस आईएनजी, वैसे तो इसका एक नाम और भी है, घर का नाम है इसका जिरेंड, ठीक है, लेकिन स्कूल का नाम है इसका नाउन, तो इसे जिरेंड भी कहते हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, नाउन कैसे पहचाने? तो जब भी V1 प्लस आईएनजी या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, उस समय पर यह नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। अब सपोज करिए आपके पास मैंने दो सेंटेंस दिए, कैसे? लीजिए पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस है, माई मदर डज नॉट लाइक माई डज नॉट लाइक माई कमिंग लेट एट नाइट। तो माताजी को देर से आना पसंद नहीं है मेरा। और आपसे उसने, एग्जामिनर ने पूछ लिया कि बेटे कमिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, यहां पर क्या है? क्या है कमिंग का पार्ट ऑफ स्पीच? हाँ जी। फिर उसने पूछा कि मदर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो मदर का पार्ट ऑफ स्पीच तो आप में से कोई भी बता देगा जी, नाउन है, पर्सन, जबकि वो इसको पूछेगा नहीं। इसको कैसे प्रूव करोगे कि ये नाउन है? तो ध्यान से देखना जरा। देखो, माई मदर डज नॉट लाइक, मेरी माता जी को पसंद नहीं है, लाइक वर्ब हो गई। अब लाइक वॉट, क्या पसंद नहीं है? आना पसंद नहीं है। और व्हाट का जो आंसर दे वो होता है ऑब्जेक्ट। आगे आपको ऑब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे। जो व्हाट का आंसर दे वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो कमिंग यहां पर क्या हो जाएगा दोस्त? कमिंग यहां पर क्या है? ये व्हाट का आंसर दे रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है। और जब ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कभी ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब थोड़ी आएगी, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा, जिरेंड कहलाएगा। और अगर कोई कहे नहीं सर मैं नहीं मानूंगा, तो मनवा के छोड़ूंगा उसको जबरदस्ती। कॉन्सेप्ट मजबूत हो तो सब कुछ भी कर सकते हो आप। देखो, अगर कोई कहे नहीं सर नहीं, तो दूसरा तरीका सुन लो। आपको यहां पर माई दिखाई दे रहा है, माई कमिंग, माई प्लस कमिंग। अब मुझे बता दो कि जो माई है ये अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, अधिकार दिखाने वाला। और माई हमेशा अपने पीछे क्या लेता है? नाउन लेता है। या कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने पीछे क्या लेता है? नाउन लेता है। हो गया ना प्रूव? माई कार, माई बुक, माई वाइफ। अब बताओ जल्दी से, क्या है सब ये यहां पर? तो माई के बाद ये कार नाउन, बुक नाउन, वाइफ नाउन, तो ये माई कमिंग क्या हो जाएगा यहां पर? ये नाउन नहीं हो जाएगा?
हाँ जी, क्लियर हुआ? बताओ जरा, खेल कच्चा या पक्का? यहां तक कोई डाउट तो नहीं बचा किसी के दिमाग में? चलो इस सेंटेंस में नाउन बताओ फटाफट, कहां है? इन तीनों में नाउन बता दो। ये टॉपिक वाला जो जो अभी मैंने बताया आपको, ये क्लियर हो जाएगा। तीनों सेंटेंस में नाउन बता दो फटाफट। चलो जी, पहले सेंटेंस में आ जाओ जरा। नाउन, ये रही आपकी वर्ब। वर्ब का सब्जेक्ट बोलो टीचिंग। टीचिंग हो गया सब्जेक्ट, यानी कि नाउन हो गया आपका। लीजिए साहब, पहला नाउन हो गया जिरन। यहां पर माय, पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने पीछे क्या लेगा? नाउन। तो ब्लड हो गया यहां पर नाउन। आ जाओ जी, आई लाइक। आई सब्जेक्ट तो है लेकिन क्या है, नाम नहीं है, तो ये प्रोनाउन हो गया। आई लाइक वॉट, वॉट का आंसर दे रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हो गया आपका नाउन, ऑब्जेक्ट। टॉकिंग टू, पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टू जो है ये अपने आप में प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने पीछे लेता है ऑब्जेक्ट, तो स्ट्रेंजर्स भी नाउन हो जाएगा, लेकिन ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है नाउन ये भी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, गिव्स मी हैप्पीनेस, मुझे खुशी देता है। कौन खुशी देता है? इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? टॉकिंग, बात करना, तो ये भी तो नाउन होगा ना दोस्त। ठीक है, दो नाउन हो गए। और गिव्स मी, मुझे देता है, व्हाट, क्या देता है? हैप्पीनेस, ये भी नाउन हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में। और सफिक्स से भी पहचान सकते हो, आगे थोड़ी देर में आपको सफिक्स भी बताऊंगा, कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में कभी भी नेस लगा हो तो हमेशा हमेशा के लिए उसको क्या कह देना? नाउन। इतने तरीके बताऊंगा कि आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी सेंटेंस में रटने की चीजों की, हमेशा पहचान लोगे कि अच्छा इसको डायरेक्टली ये वर्ड बोल सकते हैं। अब मुझे बताओ यहां तक किसी के मन में कोई डाउट रहा हो तो नाउन पहचानने का तरीका। ठीक है, अगला तरीका नाउन पहचानने का, इसे कहते हैं भाई बेसिक। ये नहीं कि लफड़बाजी में ये चैप्टर नंबर 1 फलाना रूल नंबर 1, ये सब बाद की बातें होती हैं। ये बेसिक्स नहीं कहलाता, उसे बेसिक्स से नहीं कहते हैं, वो बच्चों को कभी आती, इसीलिए तो हर बार नए पे नए बैच, नए पे नए परेशान होते रहते हैं बच्चे। देखो, अब इसका अगला पॉइंट क्या है नाउन के पहचानने का? अभी मैंने आपसे कहा था कि जब भी कभी आपको सेंटेंस में ये एडजेक्टिव दिखाई दे, माय, हिज, योर, देयर, हर, आर, इट्स, ये जब भी आपको दिखाई देंगे सेंटेंस में, तो समझ जाना इनके पीछे क्या रखा होगा? नाउन रखा होगा। अब आपका चिंटू कभी भी आपसे नाराज नहीं होगा, कहेगा अरे पापा सल्यूट है तुम्हें। ठीक है, तो चिंटू भी हैप्पी, चिंटू की मम्मी भी खुश। वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स।
ठीक है जी। नेक्स्ट, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड माई इमोशंस। इट इज हर चॉइस। न्यू संकल्प बैच, संकल्प तो बेटा भी टाइम लेगा, उसे तो महीना भर कम से कम लगेगा। वहां तो प्रैक्टिस चल रही है अभी, उधर तो खतरनाक। देखो, अब जब मैंने इस सेंटेंस में आपसे कहा तो मैंने भी कहा अगर वंस, ये रहा आपका एडजेक्टिव, तो ये अपने पीछे क्या लेगा, नाउन। तो पेरेंट्स यहां पर क्या हो गया, नाउन हो गया। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड माई इमोशंस, तो दोस्त इसमें माई हो गया एडजेक्टिव, इमोशंस हो गया नाउन। ठीक है, ऐसी इट इज हर चॉइस, तो हर के बाद चॉइस क्या हो जाएगा, नाउन। तो ये था आपका बेसिक्स। अब समय बेटा इजाजत नहीं दे रहा है, कारण चाहता तो मैं हूं बहुत लंबी क्लास और आगे लेना, लेकिन आपको पता है मेरी क्लासेस का इतना लंबा लंबा खतरनाक होता है, तो मैं नहीं क्लास अभी ले सकता। 10 बजे से संकल्प बैच की क्लास है, सुबह प्रैक्टिस चल रही है, यहाँ पे बेसिक्स चल रहा है, तो अभी इस मजबूरी में मुझे क्लास छोड़ना पड़ेगा। बट हम जल्दी आपसे मिलेंगे, बहुत जल्दी, इसी धमाकेदार क्लासेस को लेकर, इन्हीं धमाकेदार सेशंस को लेकर, और इस तरीके से अग्नि 2.0 का बैच जो है कंटिन्यू होने वाला है। तो अगर आप अग्नि 2.0 बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कैडी डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, जल्द ही मिलेंगे। और इस तरीके से मेरे बच्चों पढ़िएगा, अगर आपको अच्छे से इंग्लिश पढ़नी है, अदरवाइज तो देखिए फिर बाकी तुक्केबाजी तो चलती ही रहती है लगातार। ठीक है, तो सी यू गाइस सून, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, राम राम।